के रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, हाजिर है आपके चहते कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात करेंगे कुसमी फसल के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान ई-नैम में रजिस्ट्रेशन कराएं और ले स्मार्टफोन योजना का लाभ। हजारीबाग के मछली पालकों के लिए वेद व्यास आवास निर्माण योजना। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 30,000 से अधिक किसानों को स्मार्टफोन योजना के तहत 2,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जिन किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें ही इसका लाभ दिया जाएगा। ई-नैम से जुड़ने से किसानों को ऑनलाइन खेती से जुड़ी हर जानकारी सहित कृषि उत्पाद को बेचने की जानकारी भी मिल जाएगी। हजारीबाग जिला में परंपरागत मछुआरे और मछली विक्रेताओं के लिए वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत हजारीबाग जिला के 80 सामान्य और अनुसूचित जाति तथा 10 अनुसूचित जनजाति लाभुकों का चयन किया जाएगा। इन्हें पक्का आवास बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय हजारीबाग में 6 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। फ्रेंच बीन फसल में कीटों के रोकथाम के लिए नीमीसाइड और नीमाक्लोर दवा का उपयोग करें। इसके घोल का छिड़काव पौधों के पूरे हिस्से पर करें। ये कीटों को रोकने और फसल से भगाने का काम करता है। किसी भी नर्सरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो हम बीज का उपयोग कर रहे हैं वो बीज किस तरह के हैं। अगर मोटे बीज हैं, ठीक है, और पतले बीज हैं, पतले मतलब छोटा दाने वाले हैं, तो छोटा दाने वाले जब होंगे तो उनकी क्या होगा, आवश्यकता ज़्यादा होता है, और मोटे जब होंगे तो उनकी आवश्यकता कम होती है। और बात रहा कि आज के समय में झारखंड ही नहीं, लगभग सभी जगहों पे जो है हाइब्रिड का प्रचलन ज़्यादा है। तो किसान भाई हाइब्रिड का जब यूज करते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग करना चाहिए। और यदि एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ में जो है 2 से लेकर के 3 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। सोयाबीन की खेती के लिए मानसून की बारिश के तुरंत बाद इसकी बुआई शुरू कर दे। झारखंड में सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1, JS 335 या बिरसा सफेद सोयाबीन 2 लगाएं। सोयाबीन की खेती के लिए 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोए। बुआई में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1, JS 335 या बिरसा सफेद सोयाबीन 2 लगाएं। किसान भाई, आप अपने खेत में बीज और खाद छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर चालित बीज एवं खाद छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 25 से 30 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है और इसके बॉक्स में एक बार में 2.5 से 3 क्विंटल बीज या खाद डालकर छिड़काव किया जा सकता है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गाँव। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से होने जा रही है जिन्होंने जंगल झाड़ से भरे अनुपयोगी जमीन को खेती लायक बनाया, आत्मा से उन्नत खेती का प्रशिक्षण लिया और सफलता की नई इबादत लिख दी। कृषक मित्र से जुड़ा और आत्मा से हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, बताया गया। फिर हम लोग को खेती का नए तकनीकी को अपनाने के साथ साथ हम खेती बाड़ी करना शुरू किए। पूरा यहाँ जंगल था पहले, उसके बाद में इसको हमने लेबलिंग किए। टांड़ था, ऊपरी ज़मीन था, यहाँ संभव नहीं था कि खेती कर सकता है, लेकिन हमने बहुत कुछ
अपने दिमाग में सोचे कि अब हमको कुछ करना है। उसके बाद हमने इसको लेबलिंग करके और खेती चालू किए, तकनीकी वैज्ञानिक तरीके से खेती बाड़ी करने लगे। और इसके साथ साथ हम लोग गाय पालन भी करते हैं, तालाब है उसमें मछली पालन भी होता है। और सालों भर इसी तरह से तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, नेनुआ यानी मिश्रित खेती भी कर लेते हैं हम लोग। आज हम जानेंगे गोभी फसल में रासायनिक दवा के बिना हीरा पृष्ठक कीट समेत अन्य शत्रु कीटों की रोकथाम कैसे करें। गोभी वर्गीय फसलों में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम के लिए 50 से 75,000 अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 3 से 4 बार ये उपचार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन वापस आएंगे। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि कुसमी लाह फसल की कटाई और कीट संचारण कैसे करते हैं। और जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में विराजमान हैं। तो देर नहीं करते हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, लाख उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का पहला राज्य है, प्रथम स्थान रखता है। अगर हम लाख उत्पादन संबंधी तमाम जानकारियां प्राप्त कर लें, किस तरह से कीट का संचरण किया जाए, किस तरह से फसल की कटाई की जाए, तो शायद और हम बेहतर कर पाएंगे। बहुत सारी जानकारियां आप तक नहीं पहुंच पाती है, आप नहीं जानते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जानकारियां हासिल कीजिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के शर्मा, जो कि भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान नामकुम में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, किसान भाइयों की तरफ से जानकारी के तहत जो जानना चाहते हैं किसान भाई, आमतौर पर बहुत तरह की लाह की खेती की जाती है, जिसमें कुसमी लाह की बात हम आज करेंगे।
कुसमी लाह और रंगीनी राह की खेती यहाँ पर बड़े पैमाने पर, क्या है कुसमी लाह? जैसा कि आपने पूछा है अभी कि कई तरह की लाख होती है, तो अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो लगभग 99 तरह की अलग अलग लाख की प्रजातियां हैं। उसमें से 26 जो प्रजातियां हैं वो हमारे देश में पाई जाती हैं, लेकिन सभी प्रजातियों से लाख का उत्पादन नहीं होता है। उनमें से 2 या 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो लाख के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें से मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो आसपास के प्रदेश हैं उसमें पाई जाने वाली एक प्रजाति है। दूसरी प्रजाति है जो समुद्र तटीय इलाकों में मिलती है, और तीसरी प्रजाति है जो हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें पाई जाती है। तो उस दृष्टिकोण से झारखंड में जो लाख की प्रजाति पाई जाती है उसे वैज्ञानिक भाषा में कैरिया लैका कहते हैं, और उसी प्रजाति की फिर आगे दो किस्में हैं जिन्हें कुसमी और रंगीनी के नाम से जाना जाता है। तो मुख्यतः इनमें जो अलग अलग जो अंतर है वो ये है कि कुसमी और रंगीनी वैसे तो कैरिया लैका की ही 2 प्रजातियां हैं, लेकिन कुसमी साल में 2 फसलें देती हैं जो लगभग 6-6 महीने के अंतराल पे पैदा होती हैं, और इसको कुसुम के अलावा कुछ अन्य पेड़ों पर भी पाला जा सकता है, लेकिन पलाश पे नहीं। जी, यही मेरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जब हम कुसमी लाह की खेती करते हैं तो किन किन पेड़ों का चयन करना चाहिए? मुख्यतः जैसा मैं पहले बता रहा था कि जो कुसुम के लिए हमें कुसुम पेड़, बेर वृक्ष, एक सेमिलता का पौधा होता है वो, एक गलवांग बोलते हैं लोकल भाषा में वो, और इसी प्रकार के कुछ अन्य वृक्ष भी हैं जिन पर कुसमी लाख की खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है। और अगर रंगीनी लाख की खेती करते हैं जो ज़्यादातर किसान, वो कुसुम पे लाख की खेती नहीं कर सकते हैं, पलाश पे खेती करते हैं। और दोनों में जैसा मैं पहले अंतर बता रहा था ये है कि कुसमी की साल में 2 फसलें मिलती हैं, लगभग बराबरी 6-6 महीने की क्रॉप होती है उसमें जी। तो लेकिन रंगीनी लेकिन रंगीनी के अंदर भी हमें फसलें तो 2 ही मिलती हैं, लेकिन उनका जो जीवन चक्र है एक 8 महीने की फसल होती है और एक 4 महीने की फसल होती है। तो इसी आधार पे और जो गुणवत्ता होती है उसके आधार पे भी रंगीनी की गुणवत्ता कुसमी के मुकाबले में कमज़ोर होती है। कुसमी गुणवत्ता के दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। कुसमी की जब आप बात करते हैं, पेड़ों की भी आपने बताया, सेमिया लता के विषय में बताया, तो ये सेमिया लता से कैसे किसान जुड़ सकते हैं? ये मुख्यतः जिन किसान भाइयों के पास पेड़ नहीं है और वो लाख की खेती करना चाहते हैं उनके लिए सेमिया लता एक बहुत अच्छा पौधा है जी। उसको आप खेत में लगाने के 1 साल बाद उस पर लाख की खेती कर सकते हैं। और जैसे अन्य फसलों में हम लाख की जुताई गुड़ाई करके उसके बाद लगाने के बाद फसल लेते हैं, तो सेमिया लता के पौधे को भी 1 हेक्टेयर में लगभग 8000 पौधे लगाए जा सकते हैं। और सघन खेती कहते हैं इसको हम। लगाने के बाद क्योंकि छोटा पौधा होता है उस पर महिलाएं भी बड़ी अच्छे तरीके से लाख की खेती को की जा सकती हैं, और ये कुसमी लाख के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा पौधा है। बिल्कुल। तो ये कुसमी लाख की जब खेती की बात आती है, एक समय होता है 12 महीने का, आपने बताया कि 2 फसल ली जा सकती है, तो लगाने का क्या समय होगा? कुसमी फसल की अगर हम बात करेंगे तो साल में 2 बार फसलें इसकी तैयार होती हैं या लगाई जाती हैं। एक फसल जनवरी फरवरी महीने में लगाई जाती है और जून जुलाई में तैयार होती है, इसे ग्रीष्मकालीन फसल बोलते हैं। या अगर आप किसानों की दृष्टि से बोलें तो वो जेठवी फसल कहलाती है। और दूसरी फसल जो है वो जून जुलाई महीने में लगा के और फिर से जनवरी महीने में काटी जाती है। इसको हम वर्षाकालीन फसल, शरद ऋतु की फसल, या किसानों की भाषा में अगर बात करें तो अघनी फसल कहते हैं। तो दोनों ही फसलें 6-6 महीने की होती हैं। बिल्कुल। तो अभी जो किसान भाई वर्षाकालीन लगाना चाहते हैं, ये फसल लगाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? मुख्यतः अभी फसल तैयार होने की स्थिति आने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था जून जुलाई में फसल तैयार हो जाती है। तो पहले से ही किसान भाइयों को इसके लिए तैयार रहना होगा। उन तैयारियों में मुख्य बात सबसे पहले तो ये है कि फसल काटने के बाद जिन वृक्षों पर वो लगाते हैं वो वृक्ष उनके पास तैयार होने चाहिए। उस तैयारी का मतलब अगली फसल के लिए जी। क्योंकि जिस पेड़ से आप वृक्ष से फसल काट रहे हैं उसी पे वो दोबारा नहीं लगाई जा सकती, उसके लिए आपको नए वृक्ष की तलाश करनी होगी। तो पहले से आप वृक्ष को तैयार करके रखेंगे। तैयार करने का मतलब ये है कि आप वृक्ष की पहले से कलम करके रखें, काट छांट करके रखें और अच्छे ढंग से उसका देखभाल करें, ताकि जब तक फसल लगाने की बारी आए उसमें से नई डालियाँ अच्छी ढंग से निकल के तैयार हों। और दूसरा ये है कि क्योंकि बरसात का मौसम है और उसके लिए पहले से तैयारी करना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर फसल कटने के बाद बारिश हो जाती है तो आप बिहन लाख को किस तरह से बचा के रखें, इस चीज़ का भी उन्हें ख्याल रखना होता है।
आपने बताया कि बिहान लाख जो अभी लगाएंगे उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन कटाई के बारे भी हम बात करेंगे। कटाई में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुख्यतः जो किसान भाई कुसमी लाख की खेती करते हैं और अगर पेड़ों पे खेती करते हैं तो पहले कटाई के वक्त उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि फसल अच्छी तरह से परिपक्व है, तैयार है। तो कैसे समझेंगे सर कि तो उसके समझने के लिए कि फसल काटने के लिए तैयार है या नहीं है, 2 या 3 तरीके हैं जानने के। पहला जो मुख्यतः किसान भाई खुद इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि फसल जब तैयार होने लगती है तो उसमें थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ने लगती हैं पपड़ियों के ऊपर। इसका मतलब ये फसल तैयार होने की स्थिति की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके की बात करें तो किसान भाई उसको थोड़े से 2 या 4 कीट को उसमें से तोड़ के फसल को अगर उसको पानी में डाल के देखेंगे तो उन्हें कुछ छोटे छोटे कीट प्रकार की चीज़ें या 2 उंगलियों के बीच में मसल के देखेंगे तो उन्हें ग्रेनी जैसा महसूस होगा। तो उस ढंग से अगर आप देखते हैं तो ये पता चलता है कि तैयार हो जाता है। तीसरा और सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि लाख की फसल पकने से पहले जो लाख का कीट होता है वो देखने में लाल रंग का होता है, लेकिन जब फसल तैयार होने लगती है तो उसमें एक धब्बा बनने लगता है जिसको हम पीला धब्बा कहते हैं। तो वो पीला धब्बा जब बनने लगता है फसल में और लगभग 60 से 70% कीटों में वो धब्बा बन जाता है, तब हम कहते हैं कि लाख की फसल अब कटने के लिए तैयार है। ये तो बात हो गई कि कटने के लिए तैयार हो, जब कटने के लिए तैयार हो तो किसान भाई काटेंगे, लेकिन उस दौरान भी और कुछ सावधानी काटने के दौरान? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तो ज़रूरी ये होता है कि जितनी भी फसल लगी है उसको आप पेड़ से पूरी तरह से हटाएंगे और काटते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि टहनी काटते वक्त कटे या फटे नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम है। अगर टहनी फट जाती है उसमें पानी रुकेगा और वो डाली सड़ने लगेगी। तो ये ज़रूरी है कि उसको तिरछा काटा जाए और तेज़ धारदार हथियार से काटा जाए ताकि वो फटे ना। और दूसरी बात यह है कि जब आप फसल को काट के तैयार करके नीचे डाल देते हैं तो क्योंकि जिन डालियों के ऊपर लाख नहीं लगी हुई है उनको छांट के अलग करना होता है और जो आपने फसल काटी है उनमें से पत्ते हटाइए, खाली डालियाँ जिनके ऊपर लाख नहीं बैठा हुआ उनको हटाइए और उसके बाद 8-8, 9-9 इंच के टुकड़े बनाइए उसका, ताकि उनको हम बंडल बना के फिर से पेड़ के ऊपर अच्छे ढंग से लगा पाएँ। तो अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फसल अच्छी हो पाएगी। तो ये कटाई है, उसके बाद फिर संचरण की बात आती है। तो संचारण करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएं और क्या समय हो, दोनों के बीच का गैप क्या हो या कितनी जल्दी कर सकते हैं? मुख्यतः लाख कीट जो होता है इसका जो बिहन लाख होता है जिससे हम नई फसल तैयार करते हैं उसको काटने के तुरंत बाद ही लगाना होता है, उसको रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर कीट निकलना शुरू हो गए हैं तो दूसरे पेड़ पे उनको लगाना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसा पहले मैंने बताया था कि लाख फसल तैयार होने से 1 सप्ताह पहले उसको काट लेना चाहिए, क्योंकि जो वो पीला धब्बा बनता है वो लगभग 7 से 10 दिन पहले बनना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब हम 1 सप्ताह पहले लाख को काट लेंगे तो उसकी कटाई छटाई में लगने वाला टाइम या फसल को छोटे टुकड़ों में बांट के काम करने वाला जो समय है उसमें जो समय लगेगा वो लगने के बावजूद उसमें से कीड़े बाहर नहीं निकलेंगे और वो तभी निकलेंगे जब हम उसको काट छांट करके नए पेड़ पे लगाएंगे। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि अक्सर हम किसान भाइयों से ये बोलते हैं कि जब आप बिहन लाख लगाते हैं पेड़ के ऊपर तो उसे नायलॉन की थैलियों में भर कर लगाएं। वो जो नायलॉन की थैलियाँ होती हैं वो मुख्यतः इसलिए किया जाता है कि लाख को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं वो बिहन लाख के अंदर ही होते हैं और उनका आकार जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। लाख कीट का जो आकार है वो काफ़ी छोटा होता है। तो लाख कीट उस नायलॉन की थैली में से बाहर आ जाता है, लेकिन जो उसके दुश्मन कीट हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो अगली फसल जो होगी उस पर दुश्मन कीटों का आक्रमण नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये फसल बरसात की फसल है तो हम किसान भाइयों को अक्सर ये कहते हैं कि आप इस फसल में उसको नायलॉन की जाली में भरकर नहीं बांधें, बल्कि एक दूसरा तरीका है जिसको हम डिपिंग मेथड बोलते हैं, यानी आप जो कीटनाशक दवा है उसको अंदर भिगो के उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, ये सलाह है कि अभी इस वक्त नायलॉन में नहीं करके वो डिपिंग मेथड का उपयोग करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को मिली। संचरण करने के बाद जो बिहन लाख तो हम चढ़ा दिए, उसके बाद भी बच जाता है जिसको फुंकी लाख बोलते हैं। तो फुंकी लाख का निष्पादन फिर कैसे करें? जब हम कीट संचारण के लिए पेड़ पे लगा देते हैं उसको तो लगभग 3 सप्ताह तक हम किसान भाइयों को ये कहते हैं कि कीड़ा उसमें से निकलता रहता है, तो 3 सप्ताह तक उस बिहन लाख को पेड़ से ना हटाएं। लेकिन जब 3 सप्ताह हो जाते हैं तो पेड़ पर ना छोड़ें। उसकी मुख्य वजह ये है कि जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि नायलॉन की जाली में हम नहीं भर रहे हैं इस सीजन में, तो जो भी शत्रु कीट उसके अंदर होंगे बिहन लाख के अंदर वो बाहर निकलेंगे और आपकी नई फसल को नुकसान पहुँचाएंगे।
वो शत्रु कीट हैं 3 सप्ताह के बाद निकलना शुरू होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शत्रु कीट निकलने से पहले ही अगर फुंकी लाख को हम पेड़ से हटा लेंगे तो उसके बाद हटाने के बाद उसको छील लेंगे और धूप में सुखा देंगे तो शत्रु कीट उसमें से नष्ट हो जाएंगे और हमारी अगली जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल। फुंकी लाह के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बीज का संचारण कर दिया, लगा दिया, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से वो अधिक से अधिक बेहतर उत्पादन कर सके लाभ का? इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमने डिपिंग मेथड की बात की थी, तो वो डिपिंग क्या होता है और कैसे करना चाहिए उसको। बिल्कुल। क्योंकि लाख का कीट है वो जीवित कीट है और शत्रु कीट से बचाव करने के लिए अगर हम कीटनाशक दवा के घोल में उसको डुबोते हैं तो एक खतरा ये भी रहता है कि लाख का कीट भी मर सकता है। तो उससे बचाव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप घोल बनाते हैं कीटनाशक दवा का तो उसकी जो अनुशंसित मात्रा है उतनी ही डालें उसके अंदर, और उसके अंदर जो हमने छोटे छोटे टुकड़े काट के अलग किए थे बिहन लाख के, उनको उस पानी के अंदर डुबो दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक उसको डुबो के रखिए। उससे ज़्यादा डुबोएंगे तो लाख कीट मरना शुरू हो जाएंगे और उससे कम देर तक डुबो के रखेंगे तो शत्रु कीटों पे उसका असर नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कीटनाशक दवा का घोल जो आपने बनाया है वो अनुशंसित मात्रा में कीटनाशक दवा का इस्तेमाल किया हो, और दूसरा ये कि जो आप उसमें डिप करके रखते हैं यानी डुबो के रखते हैं बिहन लाख को, वो 5 मिनट की अवधि तक ही डुबो के रखें, ना उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो। तो ये जानकारियाँ कहाँ से मिलेंगी सर? जैसे आपने बताया कि दवा वगैरह की जानकारियाँ, फिर उनको कहाँ से मिल पाएगी? मुख्यतः जो हमारा संस्थान है वहाँ पे वर्ष भर प्रशिक्षण चलता रहता है और कई तरह के प्रशिक्षण हैं। उसमें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण भी है, 2 या 3 दिन का प्रशिक्षण भी है, और जो किसान भाई हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं उनके लिए हम उनके खेत में ही जाके 1-2 दिन का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो वो निर्भर करता है इस बात पे कि वो किस तरह का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो 1 सप्ताह का प्रशिक्षण, और अगर किसी खास बात को लेकर जानकारी प्राप्त करनी हो तो 1 दिन का प्रशिक्षण भी काफ़ी होता है। तो ये जब बिहन लाख चढ़ा दिए सर, उसके बाद और भी कुछ सावधानी, जैसे आपने डिपिंग मेथड के बारे में बताया, इसके अलावा चढ़ाने के बाद भी कुछ स्प्रे वगैरह करना पड़े या और भी कुछ विशेष ध्यान देना? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। और जैसा 1 नंबर सबसे पहले तो मैंने ये बताया था आपको कि फुंकी लाख को 3 सप्ताह के अंदर आप हटा लीजिए, और हटाने के बाद क्योंकि कीट जिंदा है और वो बरसात का सीजन है, तो जो ही कीड़ा बैठ के उस पर रस चूसने लगता है पेड़ का, तो उसके ऊपर दूसरे जो शत्रु कीट हैं उनका आक्रमण होने की भी संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है, और साथ में बीमारियां भी लगती हैं उसमें कुछ, और ख़ास तौर पे इन बीमारियों का प्रकोप वर्षाकालीन फसल में कुछ ज़्यादा ही होता है। तो उससे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कीटनाशक दवा और फफूंदनाशक दवा दोनों का इस्तेमाल करके घोल का उस पर छिड़काव करें। छिड़काव करने के लिए जो मैं दवा का नाम बताने जा रहा हूँ किसानों को, वो ये है कि एक कीटनाशक दवा जिसको हम फिप्रोनिल या रीजेंट के नाम से भी जानते हैं, उसका लगभग 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर में मिलाइए। इसी प्रकार से एक दूसरी दवा, अगर फिप्रोनिल ना हो तो इंडोक्साकार्ब कहते हैं, या किसान भाई उसको धवा गोल्ड के नाम से जानते हैं, उसका लगभग आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाइए और फिर दवा का छिड़काव कीजिए। इसी के साथ अगर बीमारी होने का भी खतरा है तो एक दवा होती है फफूंदनाशक, उसको हम कार्बेंडाजिम या किसान भाई बेविस्टीन के नाम से जानते हैं। तो उसका लगभग 1 ग्राम 1 लीटर में मिला के छिड़काव करेंगे। दोनों कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों को दवा को एक साथ मिला के भी छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन सावधानी ये बरतें कि जो कीटनाशक की अनुशंसित दवा मात्रा है उसी का उपयोग करें, और 1 महीना जब हो जाए कीट संचारण का उसके बाद ही छिड़काव करें, उससे पहले ना करें। अमूमन किसान भाई आपने जिन दवाइयों का नाम बताया इससे परिचित है, क्योंकि दूसरी फसलों में भी वो बीजोपचार वगैरह करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं, फफूंदनाशक वगैरह का उपयोग करते हैं, इसलिए इसकी जानकारी और उपलब्धता भी इसकी अच्छी है। बिल्कुल। इसके अलावे जो किसान भाई लगाए हैं, कुछ ऐसी बातें जो जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, या जो सावधानियां वो अपनाएं जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो? मुख्यतः जैसा मैंने पहले बताया था कि जो बिहन लाख होता है, जैसे बाकी फसलों में आप बीज का उपयोग करते हैं वो फसल उगाने के लिए होता है, और जो उत्पाद होता है वो अलग होता है, लेकिन जो लाख की फसल है उसमें आपका बीज और उत्पाद दोनों एक ही हैं। पहले आप उसको बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं बिहन लाख को, और जब कीट निकल के पेड़ पर बैठ जाते हैं तो वही आपका उत्पाद बन जाता है, फुंकी लाख के रूप में आप उसको नीचे उतारते हैं। तो पहली सावधानी तो जैसा मैंने ये बताया था कि आप उसको तुरंत छील के
धूप में सुखा के बेचिए ताकि अगली फसल पर नुकसान ना हो। जी। दूसरा ये है कि पेड़ को अच्छे ढंग से तैयार करके ही उसके ऊपर बीहन लाख का संचारण करें। और इस फसल के दौरान खास तौर पे हमारी दूसरी एक अनुशंसा ये भी होती है कि खास तौर पे जब गर्मी की फसल होती है तब हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप बीहन लाख का संचारण पेड़ के अंदर के हिस्से की तरफ ज़्यादा करें। लेकिन चूंकि ये बरसात का सीजन है, इसमें हम उनको ये सलाह देते हैं कि अंदर की बजाय आप बाहर की जो टहनियाँ हैं उसके ऊपर लाख कीट का संचारण करें ताकि उनको हवा भी मिलती रहे, रोशनी भी मिलती रहे और ज़्यादा बारिश होने की स्थिति में वो जल्दी सूख भी जाएं। तो इन चीज़ों का अगर वो ख्याल रखेंगे तो फसल को नुकसान भी नहीं होगा और उन्हें ज़्यादा फसल भी मिलेगी, उससे उत्पादकता बढ़ेगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप लाख की खेती कर रहे हैं, कुसमी लाख की खासकर, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल अच्छी होगी। आज हमारे साथ डॉक्टर के शर्मा जुड़े हुए थे और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। जोहार।